नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है। रंजन क्लास हो चुकी है स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग कौन कौन से मेनली टॉपिक। सबसे पहले हम लोग हुक्स लॉ पढ़ेंगे। हुक्स लॉ के अंतर्गत ही आयतन प्रत्यास्था गुणांक भी आएगा, फिर यंग प्रत्यास्था गुणांक आएगा, दृढ़ता गुणांक आएगा। पहले हुक्स लॉ पढ़ेंगे, फिर यंग प्रत्यास्था गुणांक, देन आयतन प्रत्यास्था गुणांक, उसके बाद दृढ़ता गुणांक, फिर उसके बाद प्रोड्रोड या दाब। ठीक है, मेन। उसके बाद से दाब के प्रकार, कितने प्रकार के दाब होते हैं। फिर हम लोग उत्प्लावन बल, जहां पे हम लोग नाव से रिलेटेड कैसे नाव तैरती है या फिर उसमें क्या होता है वो सारी चीजें पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद से आर्कमिटीज का सिद्धांत, फिर उसके बाद से फिल्म सोल रेखा क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिल्म सोल लाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या होती है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक का नियम क्या कहता है। हुक का नियम के अंतर्गत क्या कहता है कि प्रत्यास्था के सीमा के अंदर, जो प्रत्यास्था की सीमा होती है उसके अंतर्गत किसी वस्तु पर देखिए, किसी वस्तु पर जो भी उस वस्तु में उत्पन्न विकृति होती है ना, उस पर लगाया गया प्रतिबल उसके अनुकरणपाती होता है। अर्थात प्रतिबल, जो प्रतिबल है, प्रतिबल is directly proportional to विकृति, is directly proportional to विकृति। और यहां से प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति, E इंटू विकृति हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे E क्या है, E ही क्या है, प्रत्यास्था गुणांक है। क्या है, E एक क्या है, E एक प्रत्यास्था गुणांक है। ठीक है, और यहां से E बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल। ये विकृति इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि E बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति। अब बात आती है कि ये जो इसका जो प्रत्यास्था गुणांक और ये प्रत्यास्था का गुणांक जो है E है, इसका मात्रक और विमा क्या होगा। तो इसका मात्रक और विमा वही होगा जो प्रतिबल का होता है, जो हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, पिछली क्लास में इस पर प्रॉपर डिस्कशन हुआ है। ठीक है ना। और इसी के बाद आता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक देखिए, आप लोग याद रखेंगे इसी में आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। तो देखो, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, प्रत्यास्था के सीमा के भीतर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को ही आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक का। और इसका मात्रक क्या है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। और अगर विमा की बात करें तो विमा को मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक अगला टॉपिक हम लोगों का, यंग प्रत्यास्था गुणांक ये क्या होता है। सॉरी, यंग प्रत्यास्था गुणांक देखो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम लोग यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, देखो, यानी कि हम अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन में अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृति, इसी के अनुपात को ही, इसी के अनुपात को बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं। ठीक है, और अनुदैर्ध्य प्रतिबल को क्या बोल देंगे, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फॉर्मूला होता है MgL, MgL, MgL याद रखेंगे, MgL और अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि
पाई आर स्क्वायर एल। ये होता है इसका मेन फॉर्मूला यंग प्रत्यास्था गुणांक का। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ये फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें तो यंग प्रत्यास्था गुणांक, जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है वो क्या करता है, तो वो किसी भी पदार्थ की कठोरता को दर्शाता है। किसी भी पदार्थ की क्या कठोरता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, यह किसी पदार्थ के कठोरता को दर्शाता है। किसको, कठोरता को दर्शाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अर्थात मतलब कठोरता को दर्शाता, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि किसी पदार्थ को कितनी, मतलब कि किसी पदार्थ को कितनी सरलता से खींचा या मोड़ा जा सकता है, वो यंग प्रत्यास्था गुणांक सुनिश्चित करेगा। ठीक है, अब कैसे सुनिश्चित करेगा, तो देखो एक ही पदार्थ से बने विभिन्न तारों के, एक ही पदार्थ मतलब अगर मान लो एक ही तार से विभिन्न तार, मतलब एक ही पदार्थ से विभिन्न तार बनाए गए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा कोई लंबा, ऐसे बनाया गया है, तो जो तार ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। और याद रखेंगे अगर एक ही धातु से बनाया गया है तो जो लंबा तार होगा वो ज्यादा खींचेगा और जो छोटा तार होगा वो कम खींचेगा। वो उसके यंग प्रत्यास्था गुणांक के गुण के कारण होगा। ठीक है ना। धातुओं का जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है वो अधिक होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद से हमारा अगला टॉपिक आएगा दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक आएगा आगे, उसकी स्पेलिंग मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। यहां से इसके मात्रक और क्वेश्चन इसके फॉर्मूले पर बनते हैं। ठीक है, जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको खत्म करते हैं ताकि जगह बन जाएगा, फिर आपको समझाने में इजी रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हम लोगों का दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है ना, याद रखेंगे कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु के विरूपण प्रतिबल, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु के विरूपण प्रतिबल तथा विरूपण विकृति के अनुपात को ही दृढ़ता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। यानी कि अगर दृढ़ता गुणांक अगर हम लोगों की बात करें इसके फॉर्मूले की, तो क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। याद रखेंगे सेम हो जाता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसी को बोलते हैं विरूपण प्रतिबल। आप बटे में अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, इसी को बोलते हैं विरूपण विकृति भी। यानी कि इसी के अनुपात को ही दृढ़ता गुणांक कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब याद रखेंगे दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। और अगर बात करें इसके विमा की, अगर बात करें इसके विमा की, तो इसका विमा हो जाएगा किसका, दृढ़ता गुणांक का विमा m l पर -1 और t पर -2, ये इसकी विमा हो जाएगी, ये इसकी विमा हो जाएगी। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे दृढ़ता गुणांक टॉपिक होता है खत्म। और उसके बाद से अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक प्रणोद तथा दाब। प्रणोद तथा दाब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, ये अभी जब मैं समझाऊंगा तब आप लोग को समझ में आएगा। देखिए प्रणोद तथा दाब होता क्या है, देखिए किसी वस्तु के सतह पर, किसी वस्तु के सतह पर लगने वाला लंबवत बल या फिर दाब, लगने वाला लंबवत बल या दाब ही प्रणोद कहलाता है। जैसे मान लो कि ये कोई सतह है, ये कोई एक सतह है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो ताकि ये लगे कि सतह, ये कोई एक सतह है और इस पे एक लंबवत बल लग रहा है, मान लो लंबवत बल भी है, तो ये जो बल लग रहा है ना, इसी को बोलते हैं प्रणोद, इसी को बोलते हैं प्रणोद, थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। और अगर इसका बात करें
अगर दाब की बात करें तो यही कितना दाब है, तो दाब बराबर हो जाएगा, दाब बराबर आरोपित बल, आरोपित बल, यानी कि आरोपित बल मतलब प्रणोद, आरोपित बल यानी कि प्रणोद, बटे पे कि जो जिस जगह पे वो बल लगाया गया है, जिस जगह पर बल लगाया गया है, मतलब किस सतह पर, तो इस सतह पर, तो इस सतह का पूरा क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा दाब का, मतलब यहाँ पे प्रणोद के सेंस में इसका वो हो जाएगा क्या, फॉर्मूला। और इसको अगर सुनिश्चित करना रहे तो P बराबर प्रेशर, प्रेशर बराबर आरोपित बल F और अपॉन में एरिया F अपॉन A, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कि यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएं तो हम लोग कहेंगे यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले किसी सतह पर 1 न्यूटन का लंबवत बल लगाया जाए तो वह 1 पास्कल, किसका, इसका यूनिट बता रहा है 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, समझे। मतलब आरोपित बल का मान अगर 1 न्यूटन हो और क्षेत्रफल भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका मतलब है कि दाब कितना होगा, 1 पास्कल या 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। क्लियर, यहां तक समझ में आए। तो देखिए प्रति इकाई क्षेत्रफल बल पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब क्या है, दाब कैसा मात्रक है, तो दाब एक अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट होता है पास्कल, एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना कि किसी सतह पर लगने वाला दाब उस सतह पर आरोपित लंबवत बल तथा उसके क्षेत्रफल, उस आरोपित मतलब उसके सतह के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि आरोपित बल का मान जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आरोपित बल घटेगा, और आरोपित बल अगर बढ़ेगा तो सतह का क्षेत्रफल घटेगा, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, एक दूसरे के उल्टा है, याद रखेंगे इस चीज को बहुत अच्छे से। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग दाब क्यों पढ़ रहे हैं, दैनिक जीवन में हमारे मतलब पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ या फिर नॉर्मल लाइफ में इसका क्या महत्व है, इसका क्या प्रयोग है, दाब दैनिक जीवन में दाब का अनुप्रयोग। तो देखो दैनिक जीवन में दाब का अनुप्रयोग को अगर समझना है तो देखो, जैसे घर पे जब कोई महिला या फिर कोई भी लड़की, देखो या फिर कोई टेलर सुई धागा से कोई चीज सिलना रहता है, तो देखते हो सुई होता है जो उसका एक सिरा नुकीला होता है और एक सिरा मोटा होता है सॉरी, तो एक सिरा नुकीला होता है ताकि वो किसी भी कपड़े में आसानी से चला जाए। कभी देखिए वो किल जिसको हम लोग काटी बोलते हैं, किल का एक सिरा नुकीला तथा दूसरा पिछला सिरा एकदम सतह प्लेन होता है, क्यों होता है, ताकि उस पे हम लोग मारे तो नुकीला वाला सिरा आसानी से किसी दीवार या लकड़ी में आसानी से चला जाए, ठीक है। यहाँ पे दाब का ये एक कारण। अब देखो मरुस्थल में ऊंट के जो पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं, उसके पैर के अपेक्षा उसका जो पंजा होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। क्यों होता है चौड़ा, ताकि उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाए, जो उसका सतह का क्षेत्रफल है बढ़ जाए, ताकि उस पे दाब की मात्रा जो आरोपित बल है वो घट जाए, ठीक है ना। याद रखेंगे ऊंट के पैर चौड़े और गड्ढेदार होते हैं, जिससे रेत पर चलने में आसानी होती है और उनके
जो पैरों का रेत पे पैरों जो उनके पैर से रेत पर दाब को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ही चौड़ाई बढ़ेगी उतना ही दाब की मात्रा बढ़ेगी। याद रखना है इस चीज को, ठीक है? क्लियर है ना? अब देखो एक चीज और, अब हम लोग आते हैं, ये दाब को हमने समझ लिया। दाब के प्रकार कितने होते हैं? तो दाब के कितने टोटल प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। 1-2 दाब तो सभी लोगों को पता होगा, 1-2 दाब तो सभी लोगों को पता होगा। मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? देखो सभी लोग नॉर्मल लैंग्वेज में जानते होंगे दाब के एक प्रकार को वायुमंडलीय दाब क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और दूसरा होता है गेज दाब। पहला टाइप होता है इसका वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। दूसरा क्या होता है? गेज दाब। दूसरा क्या होता है? गेज दाब। तीसरा क्या होता है जी? परम दाब होता है। क्या? जल्दी से बताओ तुम लोग। परम दाब होता है। तीसरा क्या होता है? परम दाब, परम दाब। और चौथा होता है, चौथा क्या होता है? अवकलन दाब, अवकलन दाब, अवकलन दाब। मेन हमें इन तीनों को अच्छे से जानना है। अवकलन दाब का सिर्फ एग्जांपल समझा जाएगा। परम दाब और वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर विशिष्ट स्थान के ऊपर हवा का भार है। इसका पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किस पे पड़ता है? जलवायु और मौसम पर इस दाब का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समझ में आई बात? वायुमंडलीय दाब। अच्छा एक बात तो, वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से नापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है, ठीक है? और समुद्र तल पर इसका मान कितना होता है? समुद्र तल पर इसका मान तो 1.013 आई थिंक यही होता है, 1.013। और पास्कल में होता है तो 10⁵ पास्कल ये इसका मान होता है। और इसी मान को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी मान को हम लोग 1 ATP एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और जिसका मान किसके बराबर होता है? जिसका मान 760 mm पारा के दाब के बराबर होता है। 760 मिलीमीटर या mm पारा स्तंभ के दाब के बराबर होता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहां से काफी क्वेश्चन बनेगा। नापते किससे है? बैरोमीटर से। मान इसका समुद्र तल पर, ये क्या है? ये मान किस पर है? समुद्र तल पर। कहां पे? समुद्र तल पर इस वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 × 10⁵ पास्कल ये इसका मान है, जिसको हम लोग 1 ATP भी बोलते हैं। और 1 ATP किसके बराबर? 760 mm पारा के दाब के बराबर होता है। उसके बाद से गेज दाब क्या होता है? तो गेज दाब जो होता है ना, ये गेज दाब ये इस वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष नापा जाता है। और ये क्या बताता है? गेज दाब क्या बताता है? तो किसी जो कोई वस्तु होगी उसके निकाय, उसके किसी एक सिरे या निकाय तथा वायुमंडलीय दाब के बीच के अंतर को ही बताता है गेज दाब। बीच के अंतर को, यानी कि अगर हम लोग बोल दें कि गेज दाब बराबर क्या हो जाएगा? तो P बराबर P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गेज। समझ में आई बात? एडीएम, ठीक है? याद रखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ?
तो इसका मतलब हुआ जो ये है ना ABS। देखो गेज दाब क्या करता है, जब ये टोटल ये गेज दाब और वायुमंडलीय दाब मिलेंगे तो नॉर्मल पूरा परम दाब, इसको बोलते हैं परम दाब। PABS मतलब इसको परम दाब बोलते हैं। तो परम दाब कब होगा, जब गेज दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों आपस में मिलेंगे तो परम दाब हो जाएगा। अच्छा ये अब देखो, अगर हम लोग गेज दाब को निकालना होगा, गेज दाब को, तो हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें से आएगा तो माइनस होगा, यानी कि परम दाब में से अगर परम दाब में से वायुमंडलीय दाब को घटाएंगे तो हमें गेज दाब मिलेगा। समझ में आई बात। और अगर वायुमंडलीय दाब बात करना है तो परम दाब में से गेज दाब को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से अवकलन दाब आएगा। अवकलन दाब पे हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये तो हो गए दाब के प्रकार, ये तो हो गए दाब के प्रकार। अब इसके बाद से क्या हमें पढ़ना है, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल यानी कि उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव उत्क्षेप। क्या होता है, द्रव उत्क्षेप। ये क्या होता है, उत्प्लावन बल या द्रव उत्क्षेप क्या होता है मेरे प्यारे, ध्यान से समझो। उत्प्लावन बल, किसी वस्तु को अगर पानी में डुबोया जाता है, किसी वस्तु को पानी में अगर डुबोया जाता है तो पानी के द्वारा उस पे एक विपरीत बल लगाया जाता है, उसी बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो उत्प्लावन केंद्र भी एक होता है। ये तो उत्प्लावन बल मैंने बता दिया कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके जो पानी के द्वारा उस वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है उसको उत्प्लावन बल बोलते हैं। उत्प्लावन केंद्र क्या होता है, तो जब वस्तु को पानी में डुबोया जा रहा है तो सबसे पहले जहां पे मेन बल कार्य कर रहा है पानी द्वारा उस वस्तु पर मेन बल, सपोज दैट ये वस्तु है, ये वस्तु है और इसको हमने पानी में डुबोए। अब यहां से यहां पे सबसे पहले वर्क किया पानी के द्वारा, उसके विपरीत बल काम किया यहां पे, तो यानी कि इसका उत्प्लावन केंद्र यही हो जाएगा। जहां पे सबसे पहले वर्क किया विपरीत बल हो जाएगा उत्प्लावन केंद्र। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। एक चीज और वो मैं बताना आप लोग को इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं परम दाब में। देखो समुद्र तल पर ना वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक होता है। समुद्र तल पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता है। एक जगह ऐसा आता है जहां पे वायुमंडलीय दाब एकदम नहीं होता है, जीरो हो जाता है, उसी को बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम, उसी को बोलते हैं वैक्यूम। याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोगों ने ये उत्प्लावन या द्रव उत्क्षेप, उत्प्लावन बल या द्रव उत्क्षेप भी हम लोग पढ़ लिए। हम लोग पढ़ेंगे आर्कमिडीज का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे शिप वगैरह के बारे में। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं आर्कमिडीज का सिद्धांत होता क्या है। आर्कमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है, जो कि वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। मतलब समझ रहे हो, जैसे ये जो डस्टर है इसको अगर हम पानी में ऐसे डुबो रहे हैं तो पानी जितना डुबोए, अब इस डस्टर का भार जितना है ना और जितना पानी इसके द्वारा हटा है उसका भार और इसका भार अगर बराबर है तो ये तैरेगा उस पे। आर्कमिडीज का सिद्धांत यही कहता है। समझ में आई बात। डुबोई गई वस्तु पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल कार्य करेगा जो कि विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। समझ में आई बात। देखो मतलब समझ रहे हो उसका, जैसे ये जो है ना
अब ये इसको डुबोया गया तो इस पे क्या पानी के द्वारा उत्प्लावन बल कार्य किया, ठीक है। जितना पानी इसने हटाया उसका भार और इस वस्तु के भार आपस में अगर बराबर हो गए तब ये तैरेगा, और जिसका भार अधिक हुआ, अगर पानी के द्वारा जितना पानी इसने हटाया है उसका भार इसके भार से कम पड़ गया, ये तुरंत डूब जाएगा। समझ में आई बात? देखो एग्जाम्पल से समझो ना इसको। लोहे का जो जहाज होता है इतना बड़ा कितना भारी होता है, लेकिन उसका शेप कैसे बनाया जाता है? उसका शेप जो होता है ये ऐसे और यहाँ पे ऐसे, और ये नीचे का सतह जो होता है ना इसको फैला के बनाया जाता है। देखना ऐसे करके फैलाया जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पानी को हटा सके। ऊपर तो जितना भी होता है ऐसे ऐसे, और जितना भी होता है इसके अंदर जो भी जहाज में जो भी भरना है सामान भर दिया, लेकिन नीचे का हिस्सा ऐसे घुमा के बनाया रहता है ताकि जितना अधिक से अधिक पानी हटाएगा उतना ही ये सामान ज्यादा स्टोर मतलब उतना ज्यादा सहन कर पाएगा। समझ में आई बात? तो ये एग्जांपल है आर्किमिडीज के सिद्धांत का। देखो जहाज पानी में तैरता है, क्यों तैरता है? क्योंकि इसके द्वारा जितना पानी हटाया जाता है ना उस पानी का भार और इसके भार आपस में बराबर रहते हैं। समझ में आई बात? इसी वजह से वो तैर लेता है। अच्छा, इतना बड़ा जहाज है, इतना छोटा सा एक लोहे का कील पानी में फेंकोगे तो काहे डूब जाता है? क्योंकि अब यही मार्कर की बात ले लो, मार्कर तो खैर तैरेगा क्योंकि इसका भार उतना ये एरिया इसका ज्यादा है। कील जो है ना, कील को जब पानी में फेंकोगे तो कील जितना पानी हटाएगा ना उस हटाएगा पानी का भार और उस कील का भार में अगर देखा जाए ना तो कील का भार ज्यादा हो जाएगा। अगर कील का भार ज्यादा हो गया इसलिए वो अंदर चला गया। समझ में आई बात? फोम फेंकोगे, फोम जितना पानी हटाए पानी का भार उस फोम के भार से अधिक हो गया, इसलिए वो ऊपर ही तैरते रह गया। समझ में आई बात? ये सारी चीजें आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। पनडुब्बी जो है ना, पनडुब्बी है वो भी इसी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही कार्य करती है। उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज सिद्धांत पे ही काम करती है। जीवन रक्षक जो बेल्ट होता है, जीवन रक्षक बेल्ट, जो नाव में जाते हो तो कहते हैं ना ये जीवन रक्षक बेल्ट पहन लीजिए, लाइफ जैकेट पहन लीजिए, वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, फिल्म सोल रेखा। फिल्म सोल रेखा क्या होता है? फिल्म सोल रेखा, देखो ये एक नाव है, ये एक क्या है, मतलब ऐसे होता नहीं लेकिन मान लो कि ये एक नाव है, ये एक नाव है और नाव के नीचे के हिस्से को ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है। फिल्म सोल रेखा क्या होती है? फिल्म सोल रेखा, तो कभी भी आप लोग अगर आप लोगों को ऐसा मौका मिलेगा तो आप लोग जाइएगा कभी बड़े बड़े नाव को, तो आप लोग देखिएगा ना नाव के निचले हिस्से पर एक ऐसे लाइन रहती है, एक ऐसे लाइन रहती है और उस लाइन पे PILM लिखा रहता है दोनों साइड में, और बीच में भी एक जगह लिखा रहता है। फिल्म सोल रेखा उसको बोलते हैं। इस रेखा का क्या मतलब है? देखो इस पे आप सामान लादते गए, जहाज पे सामान लादते गए, जब तक ये रेखा तक पानी, ये रेखा तक जहाज ये नीचे वाला हिस्सा पानी के अंदर नहीं गया है, तब तक आप इस पर सामान लादते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इस रेखा को छुआ, जैसे ही इस रेखा को पानी छुआ, तो उस जहाज का मालिक या कैप्टन या फिर जो भी हो कहेगा कि अब इस पे सामान नहीं लादा जाएगा क्योंकि फिल्म लाइन को वाटर ने छू दिया है। तो ये
यही एक मतलब एक तरह से कह दो कि सूचक रेखा है जो कि जहाज के भार को सूचित करता है कि हाँ हमारे लेवल का इतना सामान हो चुका है। ठीक है, तो पिंड रेखा जो होती है ना, जो ये है ना, किसी जहाज पर अंकित वह चिन्ह जिस सीमा तक जहाज के पानी में डूबने तक उस पर माल लादा जा सकता है, यह वही रेखा है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग प्रॉपर्ली इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे घनत्व। कल के क्लास में हम लोग घनत्व पढ़ेंगे, आपेक्षिक घनत्व पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे, श्यानता पढ़ेंगे, विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं। उसके बाद से स्टोक का नियम, बर्नौली थ्योरम, ये कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग केशिका तत्व को भी पढ़ेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है। देखो जल्दी जल्दी हम लोग थ्योरी को खत्म करेंगे तब भी कम से कम 10 से 15 क्लास हम लोग न्यूमेरिकल को दे पाएंगे। न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, इसमें फिजिक्स के सेक्शन में से न्यूमेरिकल ही अक्सर पूछता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ज्यादा से ज्यादा क्लास अच्छी लगी हो शेयर कर दो, अपने सभी स्टडी रिलेटेड फ्रेंड ग्रुप सभी लोगों को बता दो इस क्लास के बारे में। तो मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत थैंक यू और क्लास को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।